सर, सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि नीतीश सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस पर जिन विषयों पर मुहर लगी है, क्योंकि सरकार डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात हो रही है, मेगा टेक सिटी की बात हुई है, तो क्या लगता है, सबसे पहले तो आप ओवरऑल बताइए कि एनालिसिस आपने जब किया तो आपको क्या लगा, क्या मेन मोटिव इसके पीछे क्या था? मोटिव था कि आपने देखा होगा कि कल ही नीतीश कुमार जी हाजीपुर गए थे। आज कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई उसमें 6 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है और 6 एजेंडों में प्रमुखता से उद्योग और निवेश, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सब कुछ मेरे पास है तो फिर संभावना क्यों नहीं है जिसमें हम अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेरे पास है, उत्तम क्वालिटी की बिजली मेरे पास है, जल की कोई कमी नहीं है, लबालब भरी हुई नदियां हैं और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी युवा आबादी हमारी है, फिर हम उनके लिए और बेहतर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इशारा किया उस तरह कि हम चाहे वो जिस सेमीकंडक्टर की आप बात कर रही हैं कि सेमीकंडक्टर की बात हो, आईटी हब की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की बात हो, कि हम बिहार के युवाओं को स्किल्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे और उसके बाद उनको हम जॉब की तरफ ये करेंगे, ओरिएंटेड करेंगे, जिससे उन बच्चों को जॉब मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगाई जी। एक और प्रमुख बात उन्होंने जो कही, जो अमित शाह जी ने भी बिहार के चुनावी सभाओं में कही थी, आज उसको भी उन्होंने दोहराया कि न केवल हम रिनोवेट करेंगे, पुरानी चीनी मिलों को चालू करेंगे, बल्कि नई चीनी मिल को जी स्थापना करेंगे। तो इंडस्ट्री में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार, इसकी बात प्रमुखता से कही गई। हालांकि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मात्र 5% लोगों को रोजगार है, जबकि देश का एवरेज 17% का है। तो अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे। चूंकि संकल्प पत्र में इस बात की चर्चा की गई कि इस बार हम युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे और 1 करोड़ का एक इन्होंने लंबा ये लिया है, प्रण लिया है कि हम पिछली बार तो 50 लाख लोगों को ही नौकरी रोजगार दे पाए थे। इस बार जो ये टेन्योर मेरा है, इसमें हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में उसके रिफ्लेक्शन आने शुरू हो गए। रिफ्लेक्शन तो मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार जब कल हाजीपुर जा करके और उस लेदर फैक्ट्री में देख रहे थे कि वहां कैसे जूते बन रहे हैं और कैसे वहां से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में, तो मैं समझ गया था कि इस बार इनका फोकस इसी पर है कि हम अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करेंगे और अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी की संभावना कैसे बनेगी बिहार में, इस ब्लूप्रिंट पर, इस रोड मैप पर काम करेंगे। तो पहली जो बैठक है उसमें जो मोटा मोटी चीजें आई हैं, उद्योग और निवेश दोनों पर फोकस्ड है कि जब हमारे पास स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है, जब हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया है, फिर और हमारे पास 58% युवा आबादी है बिहार के पास, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा सेंटर, जिनको स्किल्ड कर देंगे तो हर सेक्टर, वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का सेक्टर हो, हार्डवेयर का सेक्टर हो, एआई का सेंटर हो, हर सेक्टर में हम इन युवाओं को मौका देंगे और बिहार एक हब के रूप में एस्टेब्लिश होगा। तो ये लेते हुए एक तरह से उस संकल्प पत्र में जो बातें थी उसकी पहली पटकथा आज लिखी गई, जो आज पहली कैबिनेट में दिखाई दी। जी, हम अपने दर्शकों को एक बार उन सभी एजेंडों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार डिफेंस कॉरिडोर की बात की है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात की है, मेगा टेक सिटी की बात की है, फिनटेक सिटी जैसी बड़ी परियोजनाएं लाना चाहती है। इसके लिए एक बड़ी कमेटी भी बनाई जाएगी जो इन योजनाओं को तैयार करेगी और उन पर नजर रखेगी। अगले 5 सालों में सरकार बिहार को न्यू एज इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए भी अलग से कमेटी बनाई गई है और बिहार के युवाओं के लिए स्टार्टअप बढ़ाने की अलग योजना भी तैयार की जाएगी। इसके लिए टॉप लेवल कमेटी बन रही है। सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने की भी मंजूरी दी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दुनिया भर में एआई के क्षेत्र में
तमाम तरह की मतलब तमाम तरह के विकास हो रहे हैं और उसी को लेकर बिहार में भी एआई के क्षेत्र में बिहार सरकार भी ये पहल कर रही है। इससे एआई की नीति बनेगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, रिसर्च, स्टार्टअप और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार का ये कहना है कि छात्रों और युवाओं को एआई की ट्रेनिंग भी मिलेगी। और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 11 जो बिहार के शहर हैं वहां नई आधुनिक और प्लानिंग वाली टाउनशिप बनाई जाएगी, 9 प्रमंडल, एक सोनपुर में और एक सीतामढ़ी में। उसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए और नई मिलें लगाने के लिए भी एक कमेटी बनेगी। इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उस पर मोहर लगा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टाउनशिप की बात हुई है इसमें, उसको आप कैसे देख रहे हैं, वहां से क्या फायदा होता दिख रहा है? नहीं, टाउनशिप तो होना ही चाहिए ना। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि मात्र 11% अर्बनाइजेशन है बिहार में, जबकि केरला का अर्बनाइजेशन का रेशियो 77-78% है। तो जब अर्बनाइजेशन नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा, फिर आप कहाँ अपनी सामग्री को बेचेंगे कहाँ? अर्बन जो डेवलपमेंट होता है किसी भी राज्य का, तो वहां पर रोजगार की भी तो संभावनाएं खुलती हैं। लोग अपने उत्पाद ले जा करके बेचते हैं और जो उस मार्केट में उत्पाद होते हैं उसको लेकर के खरीदते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसकी तो जरूरत है बिहार को, कि चूंकि इतने अच्छे नेशनल हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे आ गए हैं, मेट्रो रेलवे शुरू हो गई है और सड़कें अच्छी बनी है, तो ये लाइफलाइन जो बना है, अगर हम अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, अगर नए नए शहर नहीं डेवलप कराएंगे, तो एक शहर ओवरलोडेड हो रहा है और उसकी एक क्षमता है। तो अर्बनाइजेशन को मैं रोजगार के साथ कनेक्ट करके देखता हूं, और जब अर्बनाइजेशन होगा तो अधिक से अधिक संख्या में लोग रोजगार के लिए घरों से निकलेंगे और उनको रोजगार मिलेंगे वहां। एक दूसरी बात, कुछ शहर को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी शहर जो हैं वो उस रूप में डेवलप नहीं हुए हैं। तो एक स्मार्ट सिटी से लेकर के और अर्बनाइजेशन की तरफ सरकार ओरिएंटेड है, ये एक अच्छा संकेत है। क्योंकि आपको जो नौकरी देनी है, रोजगार देनी है, उसकी संभावना वहीं खुलती है। क्योंकि उस अर्बनाइजेशन केवल नहीं होता है, बल्कि उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वहां पर अच्छी सड़कें कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे होगी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे वहां पर ठीक होगा, अच्छे स्कूल और कॉलेज कैसे होंगे, वहां पर हॉस्पिटल्स कैसे होंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर इस दिशा में सरकार काम करना शुरू की है और एक अच्छा संकेत है। और इसको भी मैं मानता हूं कि न केवल बिहार का जो लो मिडिल क्लास जो आज भी गांवों से जुड़ा हुआ है, आज भी वो खेती बाड़ी से बाहर निकलने के लिए वो नहीं सोचता है, वो छोटे छोटे रोजगार के लिए वो घरों से निकलेगा और उसको एक मार्केट मिलेगा। और चूंकि जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी से वो अगले बच्चे को, अपनी अगली पीढ़ी को प्रमोट करेगा। तो मैं मानता हूं कि अर्बनाइजेशन एक बिहार का नीड है, आवश्यकता है। और अगर अर्बनाइजेशन को प्रायोरिटी में नहीं लिया गया तो बिहार छूटते जाएगा, क्योंकि बाकी राज्य तो अर्बनाइजेशन में काफी आगे निकल गए, बिहार क्यों छूट रहा है? तो ये संकल्प जो है सरकार का एक सकारात्मक संकल्प है। देखते हैं चीजें कहां तक एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो पाती है। तो जिस आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बिहार ऐसे पलायन और बेरोजगारी से इतना पिछड़ता जा रहा है इन मुद्दों से, तो क्या आपको लग रहा है कि ये पहली कैबिनेट बैठक में ही उस पर विचार होना शुरू हो गया है? क्या मुद्दे उन्हीं के हैं, मुद्दे इनके भी थे, लेकिन जिस तरह से रोजगार और पलायन को लेकर प्रोमिनेंटली तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जब बोल रहे थे तो उसको कंसिडर किया गया है, या आपको लगा? देखिए, मुद्दे तो बिहार के हैं, मुद्दे न प्रशांत किशोर के हैं, न मुद्दे तेजस्वी के हैं, मुद्दे तो बिहार के हैं। बिहार की ये जमीनी हकीकत है कि बिहार के लड़के नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं। इसी बिहारी श्रम से वहां की चिमनियां धुआं उगलती है, वहां के खेतों में हरियाली आती है और वहां के उत्पाद जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट में जाकर के सबसे फिटेस्ट और कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट के रूप में अपने को साबित करता है। बिहार इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा था और कहीं बिहार छूटा था जब
फ्रेट इक्वलाइजेशन लागू हुआ था, कि जब हुआ था कि भाई चाहे उत्पाद आप महाराष्ट्र ले जाइए, गुजरात ले जाइए, ये तमिलनाडु ले जाइए या बिहार में लीजिए, आपको भाड़ा उतना ही लगेगा। ये बिहार को काफी पीछे छोड़ दिया, और वही कारण रहा कि बिहार रॉ मटेरियल का केंद्र बनते रहा जब झारखंड के साथ था, और फैक्ट्रियां गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, ये पंजाब और तमिलनाडु और केरला में लगते रहा। तो एक कालखंड था जिसमें चीजें छूटी। अब ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब ये जो बिहार का नौजवान है, जैसे महिलाओं की एक कंस्टिट्यूएंसी कैसे नीतीश कुमार ने बनाई, वो फाइनेंशियल जो एक था जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके, कि साइकिल पोशाक से यात्रा शुरू हुई, पॉलिटिकल भागीदारी 2006 से शुरू होकर अभी तक। हाँ, और अभी 10,000 रुपया मुख्यमंत्री रोजगार योजना। मैं मानता हूं कि रोजगार और नौकरी भी एक जो है वो जनरेशनल पॉलिसी स्कीम का पार्ट होना चाहिए, कि अगर ये पीढ़ी पढ़ लिख करके खड़ी होती है, उसके रोजगार के क्या साधन है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि सरकार को जो आज रिफ्लेक्ट किया है, दिखाया है, कि इस बार प्रशांत किशोर यही कहते थे ना कि भाई आपने गैस का सिलेंडर मांगा, गैस का सिलेंडर मिला, आपने 5 किलो अनाज मांगा, 5 किलो अनाज मिला, लेकिन जब अगर आप अपने बच्चों के भविष्य रोजगार की बात करेंगे तो सरकार को आपके एजेंडे पर आना होगा और आपको रोजगार और नौकरी मिलेगी। सरकार को भी लग रहा है कि जो संकल्प पत्र में एक बड़ा खाका खींचा है, अब हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। ये नौजवान अब जैसे ही हम डिनाई करेंगे फिर ये बैकफायर कर जाएगा, इसलिए सरकार फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेट है। एटलीस्ट पहली कैबिनेट बैठक के एजेंडे को देखकर तो यही लग रहा है।